हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 6 से 12 सितंबर के करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के साथ। तो पहली न्यूज हमारे पास यहाँ पर डीआरडीओ से रिलेटेड है। डीआरडीओ आप जानते होंगे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत के लिए डिफेंस का काम करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो डीआरडीओ ने भी रिसेंटली क्या किया है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV को हमारे पास सक्सेसफुली टेस्ट किया है। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारे पास जो हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको वर्ड समझा देता हूं। हाइपरसोनिक हाइपरसोनिक का मतलब होता है मल्टीपल टाइम फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। जैसे कि यहां पर बात की गई है 6 मैक की स्पीड। अब यहां पे 6 मैक स्पीड का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। अगर मैं इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो दैट मींस ऑलमोस्ट 7400 किलोमीटर पर आवर। 6 मैक का मतलब क्या है, आपको शायद सुनकर थोड़ी सी हैरानी हो, 7400 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 7400 किलोमीटर का सफर लगभग तय हो सकता है। इतनी स्पीड होती है 6 मैक की। तो यहां पर आप समझिएगा स्टूडेंट, इसमें स्क्रैमजेट इंजन प्रोपल्शन सिस्टम का यूज किया गया है। बेसिकली डीआरडीओ करना क्या चाहता है, डीआरडीओ चाहता क्या है, मंशा क्या है डीआरडीओ की, वो समझिए। देखिए, डीआरडीओ चाहता है कि फ्यूचर में वो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाए। सो वी आर वन स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स डेवलपिंग अ हाइपरसोनिक मिसाइल। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, भारत के पास अभी हम बात करें तो सुपरसोनिक मिसाइल तो है, भारत के पास सुपरसोनिक मिसाइल अवेलेबल है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है, तो वो है ब्रह्मोस। और इस ब्रह्मोस मिसाइल को इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है। इसकी स्पीड है अराउंड 3 मैक, लेकिन अब भारत चाहता है कि वो 6 मैक की स्पीड की मिसाइल भी डेवलप करे। तो इसी वजह से हम यहां पर टेस्ट फायर कर रहे हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। अभी हमने मिसाइल को नहीं बनाया है, लेकिन वी आर वन स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स डेवलपिंग द हाइपरसोनिक मिसाइल। और याद रखिएगा, इंडिया ने यहां पर 3 कंट्रीज का एक क्लब ज्वाइन कर लिया है जो हाइपरसोनिक सिस्टम के बारे में नॉलेज रखते हैं। वो है यूएस, रशिया एंड चाइना। आपको स्टूडेंट एक चीज और पता होनी चाहिए कि अभी रिसेंटली हमारे पास रशिया ने जिरकोन नाम से एक मिसाइल लॉन्च की थी, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी। याद रखेंगे कि जिरकोन नाम की जो मिसाइल है वो किस कंट्री की हाइपरसोनिक मिसाइल है। और भारत में जितनी भी मिसाइल्स हैं उन सबको बनाने का काम कौन करता है, डीआरडीओ। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले भी हम कई लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। ठीक है, और इन सब का टेस्ट कहां से कंडक्ट किया जाता है, दैट इज फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि कहां है, उड़ीसा में। तो हमारे पास आप देखिएगा, जो हमारे मिसाइल्स को टेस्ट कंडक्ट किया जाता है वो कहां से किया जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कहां है, उड़ीसा कोस्ट के पास। ओके, चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अभी मैंने मिसाइल्स की बात की, तो मिसाइल के कंटेक्स्ट में एक टर्म यूज होती है हमारे पास, मिसाइल्स के कंटेक्स्ट में एक टर्म यूज होती है BVR। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BVR? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि BVR की फुल फॉर्म क्या है। ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट, BVR की फुल फॉर्म है बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसकी फुल फॉर्म है बियॉन्ड विजुअल रेंज। ठीक है, तो ये मिसाइल्स के कंटेक्स्ट में टर्म यूज होती है, तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, और भारत में याद रखिएगा कि सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है, दैट इज ब्रह्मोस, जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट 3 मैक है। और हाइपरसोनिक जो है वो हमारे पास सुपरसोनिक से भी मल्टीपल टाइम फास्टर मिसाइल होती है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट्सएप पार्टनर विद साइबर पीस फाउंडेशन। अब देखिए, हुआ क्या है कि हमारे पास व्हाट्सएप, जो कि एक जानी मानी मैसेजिंग ऐप है, उसने हमारे पास टाई अप किया है साइबर पीस फाउंडेशन के साथ टू एंटर द पार्टनरशिप। अब ये करेंगे क्या, ये हमारे पास 15,000 स्टूडेंट्स को हमारे पास हेल्प करेंगे। 15,000 स्टूडेंट्स को लगभग यहां पर हेल्प करेंगे 5 डिफरेंट स्टेट्स, दैट इज दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड महाराष्ट्र। और इनका काम क्या होगा कि बेसिकली जो हमारे पास साइबर क्राइम है या साइबर सेफ्टी है, उसको लेकर अवेयरनेस क्रिएट करना। अब देखिए, जब मैं बात करता हूं व्हाट्सएप की, तो एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट्सएप, सो व्हाट्सएप को हमारे पास एक तरह से अगर हम बात करें किस पर्सन ने डेवलप किया था, तो वो थे हमारे पास जॉन कॉम। ठीक है, हमारे पास अगर हम बात करें, जॉन कॉम वो पर्सन थे जिन्होंने हमारे पास व्हाट्सएप को डेवलप किया था। बाद में व्हाट्सएप को किसने परचेज कर लिया, फेसबुक ने। तो राइट नाउ इट इज वन ऑफ द सब्सिडरी ऑफ फेसबुक। तो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है
फेसबुक, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी अच्छे एग्जाम के लिए, सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे पास साइबर क्राइम आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो साइबर क्राइम को लेकर वर्ल्ड में जो सबसे इंटरेस्टिंग कन्वेंशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, उसका नाम याद रखिएगा, दैट इज बुदापेस्ट। बुदापेस्ट कन्वेंशन। पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुदापेस्ट कन्वेंशन जो है वो हमारे पास किस चीज से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा बुदापेस्ट कन्वेंशन जो है दैट इज रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स। बुदापेस्ट कन्वेंशन दैट इज रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स। ओके, और क्या भारत इसका सिग्नेटरी है, तो ये भी आपको मैं बता दूं कि भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है, भारत ने इस पर साइन नहीं किया। और ये हमारे पास कन्वेंशन कब हुई थी, 2004 में। 2004 में हमारे पास एक कन्वेंशन हमें देखने को मिली थी, बुदापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, और इंडिया ने अभी तक इस पर साइन नहीं किए। चलिए, बट व्हाट्सएप के बारे में याद रखिएगा कि व्हाट्सएप जो है वो एक फेसबुक की हमारे पास सब्सिडरी है। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। जो फेसबुक है वो इस साल एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का प्लान बना रहा है कि होपफुली 2020 में वो एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे। नेम द डिजिटल करेंसी ऑफ फेसबुक दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड। नेम द डिजिटल करेंसी ऑफ फेसबुक। ओके, याद रखेंगे कि जो डिजिटल करेंसी है फेसबुक की तरफ से जो लॉन्च की जानी है इस पर, उसको हमारे पास नाम दिया गया है लिब्रा। जी हाँ, याद रखेंगे, लिब्रा जो होगी वो डिजिटल करेंसी होगी जो फेसबुक के द्वारा एक्सपेक्टेड है कि इस साल लॉन्च कर दी जाएगी। एंड इट इज जस्ट लाइक, आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन, तो ये बिटकॉइन की तरह ही काफी हद तक ये करेंसी जो है वो काम करेगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। देखिए हमारे पास एक रिपोर्ट रिलीज की गई है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वाइस प्रेसिडेंट आपको पता ही है, एम वेंकैया नायडू। तो उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है, द स्टेट ऑफ यंग चिल्ड्रन इन इंडिया। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जो चैलेंजेस हैं जो बच्चे फेस करते हैं रिलेटेड टू अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट में जो चैलेंजेस हैं हमारे पास 0 से 6 ईयर की एज में, वो कौन सी स्टेट में कितने हैं, तो उसको लेकर एक रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है। तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में हमारे पास नंबर 1 स्टेट रही है केरला। और अगर मैं बात करूं वर्स्ट स्टेट, मतलब जिसकी परफॉर्मेंस सबसे बुरी रही, तो उसके बारे में भी बता दूं कि वर्स्ट स्टेट हमारे पास रही है बिहार। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं, सेकंड पे गोवा है और थर्ड पे है त्रिपुरा। तो एटलीस्ट आप टॉप 3 स्टेट्स याद रखेंगे और वर्स्ट स्टेट याद रखेंगे। वर्स्ट स्टेट है हमारे पास बिहार। ये रिपोर्ट हमारे पास रिलीज किसने की है स्टूडेंट? रिपोर्ट रिलीज की है हमारे पास एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट है। अगर हम बात करें, इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, आप उस क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिएगा। कंसेप्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया टेकन फ्रॉम विच कंट्री? भारत ने किस देश से वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट जो है वो अडॉप्ट किया है? ओके, याद रखेंगे कि हमने जो वाइस प्रेसिडेंट का जो कंसेप्ट है वो यूएसए से अडॉप्ट किया है। जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक्चुअली प्रेसिडेंट का कंसेप्ट तो काफी हद तक हमने यूके से इंस्पायर होकर ही ले लिया था, लेकिन हमारी कंट्री में एक वाइस प्रेसिडेंट भी हो, इसका कंसेप्ट हमने यूएस से लिया है। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट हमारे पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, एंड ही इज ऑल्सो, वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट ही हमारे पास क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, और यहां पर जो सैलरी होती है वाइस प्रेसिडेंट की वो भी आप याद रखेंगे, दैट इज 4 लाख रुपीज। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को हमारे पास एज अ वाइस प्रेसिडेंट सैलरी नहीं मिलती, उसको सैलरी मिलती है एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उसको सैलरी कितनी मिलती है याद रखेंगे, दैट इज ₹4 लाख। ठीक है, सो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास न्यूज जो है वो एफएओ से रिलेटेड है। एफएओ मींस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो एफएओ ने एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस एक कंडक्ट की। बेसिकली देखिए एफएओ हमारे पास फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन का ही एक पार्ट है, ये हमारे पास यूनाइटेड नेशन का ही एक हिस्सा है। ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास 16 अक्टूबर 1945 को एस्टैब्लिश हुई थी। तो एफएओ हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। इसी वजह से 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व करते हैं। जी हाँ, याद रखेंगे, इसी वजह से 16 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फूड डे। और एक और चीज मैं आपको यहां पे क्लियर करना चाहूंगा स्टूडेंट कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका?
पूरे वर्ल्ड से हंगर को एलिमिनेट करना, ठीक है, भूखमरी को खत्म करना, दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ FAO। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो याद रखिएगा FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम। रोम कहाँ है जी, इटली में, ठीक है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप याद रखेंगे FAO का हेडक्वार्टर। चलिए जी आगे थोड़ा सा और बात करें तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई ये कौन सी कंट्री ने होस्ट की, ये भूटान ने होस्ट की, थिम्पू। सो आपको पता होना चाहिए भूटान की जो कैपिटल है दैट इज थिम्पू, और यहां पर जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये जो कॉन्फ्रेंस है वो कंडक्ट की गई। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि दो पेंडेमिक से एक साथ जूझना, कोविड-19 और हंगर। देखिए कोविड-19 की वजह से जो भूखमरी है वो और ज्यादा बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, सिस्टम और ज्यादा गड़बड़ हो गया है। अगर हम यहाँ पे और थोड़ा समझने की कोशिश करें स्टूडेंट, इंडिया को इस मीटिंग में रिप्रेजेंट किसने किया था, वो थे परषोत्तम खोदभाई रूपाला, ठीक है, एंड ही इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर। याद रखिएगा ही इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर। चलिए आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट स्टूडेंट यहां पर बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि FAO हमारे पास पूरे भारत में और पूरे विश्व में हमारे पास फूड ग्रेन अवेलेबल कराने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स भी चलाती है, तो ये आप अल्टीमेट इसका ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। और अगर हम बात करें भूटान की, भूटान एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कंट्री है, वर्ल्ड की इकलौती कार्बन नेगेटिव कंट्री है, कार्बन फुटप्रिंट इसका नेगेटिव है, क्योंकि यहां पर ये जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं उससे ज्यादा यहां पर पेड़ पौधे अवेलेबल हैं जो उससे ज्यादा कार्बन को एक तरह से सोख लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कार्बन नेगेटिव कंट्री एक तरह से भूटान। और भूटान ने हमारे पास कंसेप्ट दिया था ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का। तो आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का कंसेप्ट किस पर्सन के द्वारा दिया गया था, भूटान के किस पर्सन के द्वारा दिया गया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके, याद रखिएगा कि भूटान के जो फॉर्मर किंग थे, भूटान के जो फॉर्मर किंग थे JS वांगचुक, ही इज द फर्स्ट पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म, जिन्होंने पहली बार एक टर्म यूज की, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का जो कंसेप्ट है वो इन्होंने हमारे पास इंट्रोड्यूस किया, JS वांगचुक, एंड इज द फॉर्मर किंग ऑफ भूटान। ये भूटान के फॉर्मर किंग थे, याद रखेंगे इनके बारे में, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट। देखिए हुआ क्या है कि चाइना ने एक रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट हमारे पास अभी लॉन्च किया रिसेंटली, जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट, अपने खुद के स्पेस स्टेशन से। देखिए चाइना लगातार क्या कर रहा है, स्पेस में अब अपनी जो पावर है उसको बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है, क्योंकि देखिए स्पेस में आप जितना ज्यादा डोमिनेट करेंगे तो आप दूसरी कंट्री के कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, USA का भी एक सिमिलर हमारे पास स्पेसक्राफ्ट है X-37B, जिसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। ओके, अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली क्रू ड्रैगन नाम से एक स्पेसक्राफ्ट अभी न्यूज में था, याद रखिएगा। इसके थ्रू अभी स्पेसएक्स ने क्या किया था, स्पेसएक्स US की प्राइवेट स्पेस कंपनी, आप लोगों को पता होगा। तो क्रू ड्रैगन के थ्रू हमारे पास क्या किया गया था, जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट है उनको स्पेस में भेजा गया था। सो जो क्रू ड्रैगन है दैट इज अ पार्ट ऑफ ड्रैगन 2, अ क्लास ऑफ रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट। तो ये हमारे पास क्रू ड्रैगन, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री का एक स्पेसक्राफ्ट है, तो ज्यादातर बच्चे हो सकता है उसमें चाइना टिक कर दें, ये सोचकर कि ड्रैगन का कंसेप्ट कहीं ना कहीं चाइना से रिलेटेड है। तो याद रखना क्रू ड्रैगन का जो संबंध है वो कौन सी कंट्री से है, दैट इज रिलेटेड टू USA, वो USA से रिलेटेड है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए चाइना की बात जब मैं कर रहा था तो USA का तो आपको पता ही होगा कि USA की जो गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा, ये तो भारत में लगभग हर किसी को पता ही है। लेकिन जब मैं बात करता हूं चाइना की, तो याद रखिएगा चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA। ऑल्दो ये भी मैंने कई लेक्चर्स में बताया है आप लोगों को, CNSA मींस चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं चाइना के स्पेस प्रोग्राम को लेकर कि चाइना ने रिसेंटली अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है, आप उसका नाम जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। नेम द नेविगेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय चाइना, और यू कैन से CNSA रिसेंटली। ओके, याद रखिएगा कि चाइना ने जो भी नेविगेशन सिस्टम खुद का एस्टेब्लिश किया है दैट इज नोन टू बी बाइडू, ठीक है।
और इसको इंग्लिश में कंपास के नाम से भी जाना जाता है। सो ये चाइना का नेविगेशन सिस्टम है, पाइडू नेविगेशन सिस्टम। जैसे यूएसए में हमारे पास, आपको पता होगा, यूएसए में हम जीपीएस का यूज करते हैं, यूएसए वाले जीपीएस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आंध्र प्रदेश रिटेन टॉप स्पॉट ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है? देखिए, पहली बात तो जो ये रिपोर्ट है हमारे पास प्रिपेयर किसके द्वारा की जाती है? तो रिपोर्ट रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। ये आप डिपार्टमेंट का याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये डिपार्टमेंट मिलकर हमारे पास वर्ल्ड बैंक के साथ काम करता है, और वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक और DPIIT ये दोनों मिलकर क्या रिलीज करते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। अब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट होता क्या है, मतलब क्या है? मतलब कि मान लो मैं एक नई कंपनी या नई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहता हूं, तो भारत के किस राज्य में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना सबसे आसान रहेगा, पेपर वर्क सबसे कम रहेगा, तो उस बेसिस पर और कितना आसानी से मैं अपने जो भी डे टू डे वर्क है उसको एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, उसको लेकर एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। और यहां पर आपको याद रखना है कि कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने टॉप किया, और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली ने टॉप किया है। और सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश रहा है। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। ये पहले हमारे पास टॉप 10 में भी उत्तर प्रदेश नहीं था, लेकिन अब ये डायरेक्टली सेकंड पोजीशन पर आ गया है। तो काफी सारे रिफॉर्म्स लाने के बाद उत्तर प्रदेश अब सेकंड पोजीशन पे है, और थर्ड नंबर पे है हमारे पास तेलंगाना। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमें दिखाई देगा तेलंगाना। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिपेयर की जाती है? दैट इज बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हर साल इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज की रैंकिंग देता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को रिलीज करता है। अगर हम बात करें, जो लास्ट ईयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आई थी, EODB यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें इंडिया का जो रैंक था वो था 63। याद रखिएगा, जो इंडिया का रैंक था, अगर हम बात करें यहां पर, इंडिया का रैंक यहां पे रहा था 63। ठीक है, इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। आप मुझे ये बता दीजिए, टॉप किस कंट्री ने किया था? लास्ट ईयर की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट थी वर्ल्ड बैंक की, उसमें किस कंट्री ने टॉप किया था? ओके, याद रखेंगे, फर्स्ट कंट्री जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे आसान है वो है न्यूजीलैंड, एज पर द वर्ल्ड बैंक लास्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास इंदिरा नेवी 2.0 मैरीटाइम एक्सरसाइज। अभी देखिए क्या हुआ है कि हमने एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की है इंदिरा नाम से। सो ये इंदिरा नाम की नेवल एक्सरसाइज इंडिया ने किस कंट्री के साथ कंडक्ट की? रशिया। तो पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि अभी इंदिरा नाम की एक नेवल एक्सरसाइज हुई थी, आप ये बता दो इंडिया ने किस कंट्री के साथ कंडक्ट की? सो दैट इज विद रशिया। और ये एक्सरसाइज कंडक्ट कहां की गई है? दैट इज नियर बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में भी कहां पे? क्लोज टू द स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये स्ट्रेट क्या होता है? देखिए, वर्ड स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? दो हमारे पास लैंड मासेस के बीच में, दो जमीनों के बीच में एक पतला सा समुद्री रास्ता, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड की बहुत बड़े लेवल की ट्रेड यहीं से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का किसको सेपरेट करता है? हमारे पास सुमात्रा आइलैंड जो इंडोनेशिया के हैं, सुमात्रा को एंड मलेशिया को। याद रखिएगा, जो हमारे पास स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो किसको सेपरेट करता है? सुमात्रा एंड मलेशिया। चलिए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं स्टूडेंट, उसका आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए कौन सी दो कंट्रीज के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लाई करता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कौन सी दो कंट्रीज के बीच में लाई करता है? ओके, सो सिंपल सा क्वेश्चन है ऑल दो। सो दैट इज ईरान एंड ओमान। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किस किस कंट्री के बीच में लाई करता है? ईरान एंड ओमान। और वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल यहीं से होकर गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। ठीक है, वर्ल्ड का मैक्सिमम ऑयल जो है वो कहां से, कौन से स्ट्रेट से होकर गुजरता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। नेक्स्ट हमारे पास मून इज रस्टिंग। एक रिपोर्ट आई है हमारे पास, रिपोर्ट का जो टाइटल है वो आप देख सकते हैं, वाइड स्प्रेड हेमेटाइट एट द हाई एल्टीट्यूड ऑफ द मून। यहां पर रिसर्च में क्या बताया गया है कि मून के जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं वहां पर क्या है कि हेमेटाइट, आयरन ऑक्साइड
और रस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो इसमें काफी हद तक हेल्प ली गई है। जो चंद्रयान-1 जो हमारा ऑर्बिटर था उसकी हेल्प ली गई है, और हमारे पास कुछ रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च में ये सब बताया है। तो आपने याद रखना है कि मून के सरफेस पे कौन सा नया फिनोमिना देखा जा रहा है। सो दैट इज द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग। देखिए, मून को लेकर हम बहुत ज्यादा कंसर्न है, और आपको मैं बता दूं इसरो के जो नए मिशन है, इसरो ने चंद्रयान-2 अभी रिसेंटली लॉन्च किया था, जो पार्शियल सक्सेसफुल हुआ था, कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अब हमारा प्लान है हम चंद्रयान-3 को लॉन्च करें, जितना जल्दी हो सके। हमारा जो टारगेट है कि वो चंद्रयान-3 को हम लॉन्च करें, जिसमें कीमत रहेगी लगभग 600 करोड़, जिसके लिए टोटल 600 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। इसके अलावा इसरो, ये सब कौन कर रहा है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारा जो अपकमिंग ग्रेटर मिशन है, जो सबसे बड़े मिशन में से एक है, वो है गगनयान। गगनयान मिशन के बारे में भूल मत जाना, इसलिए मैं रिकॉल करा रहा हूं। गगनयान मिशन को हमारे पास लॉन्च करना है बाय 2022, 2022 से पहले हमने गगनयान मिशन को लॉन्च करना है। ये इंडिया का पहला मैन्ड स्पेस मिशन होगा। मैन्ड स्पेस मिशन का मतलब हमारे पास, हम क्या करेंगे, अपने एस्ट्रोनॉट्स को अपने दम पर भारतीय जो रॉकेट में बिठाकर उनको स्पेस में भेजेंगे, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को। और इसके लिए एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग कहां चल रही है, ये भी आप याद रखेंगे। एस्ट्रोनॉट्स की जो ट्रेनिंग है वो ऑनगोइंग है रशिया में। और इस सब के लिए पूरा ये जो प्रोजेक्ट है, कितना फंड एलोकेट किया गया ये भी आपको बता दूं, 10,000 करोड़। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और दिसंबर 2022 से पहले इसको लॉन्च करना है। एक्सपेक्टेड डेट यहां पर रखी गई है कि हम इसे दिसंबर 2021 में ही लॉन्च कर देंगे। देखते हैं वो हो पाता है या नहीं। इसरो के बारे में याद रखिएगा, इसके चेयरमैन कौन है? के सिवान। याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ इसरो? के सिवान। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु में। इसका हेडक्वार्टर स्टूडेंट कहां है? बेंगलुरु में। चलिए मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। हमने अभी मून की बात की, हमने अभी मून की बात की, और हम कहां पे हैं? अर्थ पे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट बस इतना सा कमेंट करके बता दीजिए कि मून और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। देखिए स्टूडेंट, याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, 3,84,400 किलोमीटर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। ठीक है, मून और अर्थ में कितना डिस्टेंस है? 3,84,400 किलोमीटर। सिंपल इज दैट। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। सो इटालियन ग्रैंड पिक्स हुई है। इटालियन ग्रैंड पिक्स हमारे पास ये इस तरह से फॉर्मूला 1 रेसिंग भी, F1 रेसिंग भी इसको बोल देते हैं हम, याद रखिएगा, दैट्स आल्सो नोन एज F1 रेसिंग। और इसमें जो पॉइंट आपने याद रखना स्टूडेंट, इस बार की F1 रेसिंग किसने जीती है? वो जीती है पीआर गैसली ने। ठीक है, पीआर गैसली ने, जो कि कौन सी कंट्री से है? इज फ्रॉम फ्रांस, फ्रेंचमैन है। और इनकी टीम का नाम याद रखिएगा, टीम का नाम शायद आपने पहले ना सुना हो, क्योंकि ये टीम हमारे पास कोई रेयर ही इवेंट जीत पाती है, दैट इज अल्फा टोरी। ठीक है, अल्फा टोरी। जनरली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास मैक्लारेन है, मर्सिडीज है, कई सारी टीम्स हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास इस टीम्स का प्लेयर जो है वो पहली बार जीता है आफ्टर द पेनलाइजिंग ऑफ लुइस हैमिल्टन। ठीक है, लुइस हैमिल्टन के पेनलाइज होने की वजह से पियर गैसली ने इटालियन ग्रैंड पिक्स जो है वो जीत ली है। याद रखेंगे ये पॉइंट। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास केशवानंद भारती पासिस अवे। देखिए स्टूडेंट, केशवानंद भारती की मैं जितनी बात करूं उतना कम। ये भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी शख्सियत आप कह सकते हैं, मॉडर्न भारतीय इतिहास में। क्यों? उसका रीजन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इनका डायरेक्ट संबंध, इनके केस का डायरेक्ट संबंध कहीं ना कहीं भारतीय संविधान से है। देखिए होता क्या है कि केशवानंद भारती एक्चुअली तो एक स्वामी जी हैं, और हमारे पास एडनार मठ चलाते थे। कहां पर? केरला में। ठीक है, केरला में हमारे पास एडनार मठ चलाते हैं। अब केरला गवर्नमेंट कुछ नए कानून लेकर आ जाती है, और हमारे पास इनके रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश करती है। तो केशवानंद भारती हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर क्या बोलते हैं कि आर्टिकल 26 की वॉयलेशन हुई है। आर्टिकल 26 क्या बात करता है? आर्टिकल 26 बात करता है कि पर्सन गोट राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। ठीक है, कोई भी पर्सन अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकता है। तो मुझे अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की परमिशन क्यों नहीं दी जा रही? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस केस के लिए 13 जजेस की बेंच बिठाई। याद रखेंगे, 13 जजेस की एक बेंच बैठती है, जो भारतीय इतिहास के सबसे बड़ी बेंचेस में से एक है। ठीक है, 13 जजेस बेंच हमारे पास बैठ जाती है, और फिर ये केस हमारे पास चलता है।
इस केस का रिजल्ट क्या आता है? इस केस का रिजल्ट आता है 7:6 से, मतलब कि 7 जजेस एक साइड होते हैं और 6 जजेस जो है वो एक साइड होते हैं। और इस केस की जजमेंट में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केस का नाम था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है इस केस में कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। इसमें कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में क्या कहा गया कि कौन जो हमारे पास पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 368 के तहत कोई भी आर्टिकल हमारे पास अमेंड कर सकते हैं, इवन फंडामेंटल राइट्स भी, बट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और ये डिसाइड कौन करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का छेड़छाड़ हुई है या नहीं? दैट इज टू बी डिसाइडेड नन अदर देन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट कहां से आया था? फ्रॉम द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो ये बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे पहले आपको मैं बता दूं, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा था कि फंडामेंटल राइट्स कांट बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट्स कांट बी अमेंडेड इन द ईयर 1967। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में 1967 में ये बोल चुका था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। चलिए आपसे मैं वही क्वेश्चन पूछ लेता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने किस अपने केस में, किस केस में वर्डिक्ट देते हुए कहा था कि फंडामेंटल राइट्स कांट बी अमेंडेड इन द ईयर 1967? 1967 के किस केस में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकते? तो स्टूडेंट 1967 में हमारे पास एक केस था सुप्रीम कोर्ट के पास, बेसिकली गोलकनाथ, ठीक है, गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो उसमें हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी थी कि फंडामेंटल राइट्स कांट बी अमेंडेड, लेकिन केशवानंद भारती केस में हमारे पास क्या जजमेंट दी गई कि फंडामेंटल राइट्स कैन आल्सो बी अमेंडेड, ऑल द आर्टिकल्स यू कैन से अमेंडेड, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और उसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आज भी बचा हुआ है। तो केशवानंद भारती केस ने हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में बहुत अहम रोल प्ले किया था, इसीलिए ये पर्सन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 26 को याद रखेंगे। चलिए जी, केरला टॉप इन लिटरेसी रेट चार्ट। हमारे पास अभी क्या हुआ है कि हमारे पास अगर हम बात करें, यहाँ पर केरला को लेकर एक न्यूज आई है कि भारत में सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो हमारे पास कहाँ है? केरला में है। ओके, सो केरला की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। यहां पर ये जो रिपोर्ट का नाम है वो देख लीजिए, हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन एजुकेशन इंडिया एज पार्ट ऑफ 75th राउंड नेशनल सैंपल सर्वे NSS फ्रॉम जुलाई 27 टू 2018। तो यहां पर ये जो सर्वे है कंडक्ट किसने किया था? NSSO ने, नेशनल हमारे पास स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, NSO ने, सॉरी। तो केरला ने यहां पर टॉप किया है लिटरेसी रेट में, जहां पर लिटरेसी रेट है 96.2%, फॉलोड बाय दिल्ली, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये टॉप 4 आप देख सकते हैं। और सबसे वर्स्ट जो कंडीशन रही वो रही आंध्र प्रदेश में। चलिए थोड़ा सा केरल के बारे में बात कर लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेट, जिसके बारे में कहा जाता है गॉड्स ऑन कंट्री। सुना होगा ना आपने, केरला को कहा जाता है गॉड्स ऑन कंट्री। तो केरला में याद रखना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वो है पेरियार रिवर। याद रखना केरला की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है पेरियार रिवर, और इसी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा इदुक्की डैम। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है इदुक्की डैम को लेकर। तो याद रखना केरला की सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है पेरियार रिवर, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा इदुक्की डैम, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार हमारे पास रिवर के नाम पर एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। केरला जो है लिटरेसी में भी नंबर 1 है। इवन आपको ये बता दूं इंटरेस्टिंग पॉइंट, हरियाणा पंजाब में कहा जाता है लिकर कंजप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन पर कैपिटल लिकर कंजप्शन में हमारे पास अभी भी अगर हम देखें केरला टॉप पे है, ठीक है। सबसे पहले जो मॉनसून की बारिश होती है भारत में वो भी कहां होती है? दैट इज अगेन इन केरला, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखें केरला से रिलेटेड, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाईएस्ट फीमेल टू मेल रेशो जो है, हाईएस्ट फीमेल मेल टू फीमेल रेशो, वो भी आपको कहां देखने को मिलेगी? दैट इज इन अगेन केरला। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग ने हमारे पास कंस्टिट्यूट किया MPICC। व्हाट इज MPICC? दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी। देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है? गरीबी एक तो होता है कि नॉर्मल कोई पर्सन अगर अपना खर्चा नहीं चला पा रहा, लेकिन आज की डेट में सिर्फ खाना खाना या जिंदा रहना एक बात नहीं है, उसके अलावा भी कई सारी चीजों की एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी को लेकर हमारे पास कंसेप्ट यूज किया जाता है मल्टी डायमेंशनल
पॉवर्टी इंडेक्स, इस कंसेप्ट को मैं आपको बता दूं किसने डेवलप किया था। इस कंसेप्ट को डेवलप किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ने मिलकर। याद रखना कि हमारे पास एमपीआई को किसने डेवलप किया था, ये कंसेप्ट कौन लेकर आया था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें 10 पॉइंट्स के ऊपर बात की जाती है, 10 डायमेंशंस के ऊपर बात की जाती है और उनको लेकर यह पता किया जाता है कि क्या कोई पर्सन मल्टी डायमेंशनल पुअर है या नहीं। सो आप समझिएगा स्टूडेंट, यहां पर दीज मिनिस्ट्रीज हैव बीन मैप्ड द 10 पैरामीटर्स। जैसे देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 10 पैरामीटर्स के ऊपर बात होती है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर बात की जाएगी, ठीक है। और इसको लीड कौन करेंगे, चेयर बाय संयुक्ता समाधार, नाम याद रखेंगे, संयुक्ता समाधार एडवाइजर जो है वो इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी को लीड करेंगी। तो ये आप याद रखेंगे, पेपर में सीधा सीधा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल एमपीआई, ये हमारे पास रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2019 की अगर मैं बात करूं तो भारत का जो रैंक था वो 62nd था, भारत का जो रैंक था वो 67 था अमंग 107 कंट्रीज। यानी अभी भी इंडिया बहुत बड़े लेवल पर गरीबी को जो है वो फेस कर रहा है। गरीबी को लेकर बहुत सारी चीजें हमारे पास कंडक्ट की जाती हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं हर साल। हमारे पास बड़े बड़े नोबेल लॉरिएट्स जो हैं उसको लेकर काम करते हैं। नोबेल लॉरिएट्स की बात हुई तो आपको पता होना चाहिए कि 2019 में नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे एक इंडियन पर्सन को मिला था, इंडियन ओरिजिन से पर्सन को मिला था, वो थे अभिजीत बनर्जी। आप जरा मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अभिजीत बनर्जी ने किस फील्ड में काम किया था जो उन्हें हमारे पास मिला नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स क्यों मिला, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, अभिजीत बनर्जी ने काम किया था फॉर द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेट ग्लोबल पॉवर्टी। देखिए हम गरीबी की बात ही कर रहे थे, तो हमारे पास अगर हम बात करें जो अभिजीत बनर्जी हैं और उनकी वाइफ एस्टर डफलो, उन दोनों ने मिलकर काम किया था हमारे पास किसको लेकर, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, और इसी के लिए इन्हें मिला नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास पत्रिका गेट इन जयपुर। तो जयपुर में हमारे पास एक नया गेट ओपन हुआ है, बना है, इनोग्रेट हुआ है, पत्रिका गेट इन जयपुर, और इसको खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है। तो आप ये देख सकते हैं पिंक कलर में है क्योंकि सॉरी जयपुर इज ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी। जयपुर में ज्यादातर इमारतें आपको पिंक कलर में ही दिखाई देंगी, ठीक है। और पिंक सिटी जयपुर हमारे पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अगर हम बात करें ये पत्रिका गेट जो है वो किसने बिल्ड किया है, पत्रिका ग्रुप ने, और इसके जो हेड हैं उनके बारे में अगर हम बात करें गुलाब कोठारी, उन्होंने अभी 2 बुक्स भी लिखी हैं, उन बुक्स का नाम भी आप याद रखेंगे, संवाद उपनिषद एंड अक्षर यात्रा। तो ये बुक्स भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जयपुर की। तो जयपुर भारत के स्टार्टिंग के ईयर्स में बने कुछ प्लान शहरों में से एक है। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन मेरा है, हु बिल्ट द सिटी जयपुर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, हु फाउंडेड द सिटी, यू बेटर टू से हु फाउंडेड द सिटी जयपुर। हु फाउंडेड द सिटी जयपुर। तो याद रखिएगा जय सिंह टू, ठीक है, जय सिंह टू द रूलर ऑफ आमेर फाउंडेड द सिटी जयपुर, और ये भारत के स्टार्टिंग के कुछ प्लान शहरों में से एक थी। और इसको प्लान किसने किया था, इस सिटी को प्लान किसने किया था वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर हम बात करें विद्याधर भट्टाचार्य, विद्याधर भट्टाचार्य वो पर्सन थे जिन्होंने हमारे पास क्या किया था, इस सिटी को प्लान किया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास गोविंद स्वरूप पासिस एट द एज ऑफ 91। सो देखिए गोविंद स्वरूप की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, इज नोन टू बी द फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। इनकी डेथ हो गई है। सीधा सीधा क्वेश्चन अगर इनसे रिलेटेड पूछा गया तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि गोविंद स्वरूप का संबंध किस चीज से था। सो ही इज द फेमस पर्सन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स की फील्ड में ये फेमस पर्सन थे, एंड ही इज ऑल्सो द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि हमारे पास अगर हम बात करें
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो हैं वो आप याद रखेंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। फर्स्ट एवर कैनिबस मेडिसिन प्रोजेक्ट। देखिए कैनिबस, जिसको हम मैरिजुआना के नाम से भी जानते हैं, उसको लेकर पहली बार भारत में एक प्रोजेक्ट लगने जा रहा है। फर्स्ट एवर कैनिबस मेडिसिन प्रोजेक्ट विल बी शॉर्टली सेटअप इन कोलैबोरेशन ऑफ कनाडा। तो कनाडा की हेल्प से जम्मू के अंदर, याद रखिएगा, कनाडा की हेल्प से जम्मू के अंदर हमारे पास कैनिबिस को लेकर, कैनिबिस जिसको हम मैरिजुआना के नाम से भी जानते हैं, एक प्रोजेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश होने जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है वो नॉर्थ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क कठुआ जम्मू कश्मीर में ये सारा का सारा सिस्टम जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ CSIR। CSIR है मींस सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। देखिए अगर हम बात करें मैरिजुआना की, सो मैरिजुआना एक मेडिसिनल प्लांट भी है और इसको साइको एक्टिव ड्रग भी कहा जाता है। साइको एक्टिव ड्रग क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत से लोग इसको एज अ ड्रग भी कंज्यूम करते हैं। और पिछले कुछ टाइम में अगर हम बात करें, कई सारी कंट्रीज ने हमारे पास कैनबिस को लीगल किया है, जिसमें हमारे पास उरुग्वे आ जाता है, ठीक है, उरुग्वे आ जाता है, कनाडा आ जाता है, ठीक है, और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें लेबनान, ठीक है, ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने क्या किया है, अभी रिसेंटली कैनबिस को लीगलाइज किया है। ठीक है, सो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, हमारे किस वेद में, ठीक है, हिंदू धर्म में कुल 4 वेद हैं, ठीक है, उनमें से किस वेद में हमारे पास मेडिसिनल प्लांट्स का जिक्र किया गया है जहां पर मैरिजुआना का भी जिक्र है? तो किस वेद में हमारे पास मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जिक्र किया गया है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, सो दैट इज अथर्व वेद। याद रखिएगा, अथर्व वेद हमारे पास एक ऐसा वेद है जिसके अंदर मेडिसिनल प्लांट्स का जिक्र किया गया है, और उन मेडिसिनल प्लांट में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट बताया गया है, किसको? कैनबिस या मैरिजुआना को। हिंदी में इसको भांग के नाम से जानते हैं, आपने सुना होगा, हिंदी में इसको भांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रीज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस। तो देखिए कर्नाटक में जो चीफ मिनिस्टर हैं BS येदुरप्पा, ठीक है, तो कर्नाटक एक बड़ी स्टेट भारत की, तो यहां पर स्टार्ट हुई है कंट्रीज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस। तो एयर एम्बुलेंस सर्विस का अभी तक तो भारत में कोई कंसेप्ट ही नहीं था, लेकिन पहली बार यहां पर इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस देखने को मिल रही है, और ये एयर एम्बुलेंस फर्म इंटरनेशनल क्रिटिकल एयर ट्रांसफर टीम के द्वारा रन किया जाएगा इसको, तो ये आपने याद रखना है। और यहां पे यूज किया जाएगा HAL एयरपोर्ट, जो कि कहां है? बेंगलुरु में। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कर्नाटक से रिलेटेड एक और न्यूज है स्टूडेंट हमारे पास, वो भी आप याद रखेंगे कि कर्नाटक के अंदर हमारे पास, याद रखिएगा, जो हुबाली रेलवे स्टेशन है, ठीक है, हुबाली रेलवे स्टेशन, उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है श्री सिद्धारोदा स्वामी स्टेशन, ठीक है, सिद्धारोदा स्वामी स्टेशन। ये यहां पर एक हिंदू हमारे पास सेंट हुआ करते थे इन द 1800 लेट 1800s, तो उनके नाम पर ही स्टेशन का नाम रखा गया, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास इनकी जो डेथ है वो हमारे पास इसी जगह पर हुई थी। तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत टाइम से डिमांड की जा रही थी कि अल्टीमेटली जो होम मिनिस्ट्री है वो इसका जो नाम है वो इन्हीं के नाम पे रख दे। तो फाइनली होम मिनिस्ट्री ने इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर हम बात करें यहाँ पर कर्नाटक की, तो चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है BS येदुरप्पा, गवर्नर कौन है? वजुभाई बाला। और कन्नड़ लैंग्वेज जो है स्टूडेंट यहाँ पर यूज की जाती है, ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज जो है वो हमारे पास यूज की जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। सोलर एनर्जी को लेकर पहला समिट कंडक्ट किया गया है, ठीक है, वर्ल्ड का पहला सोलर एनर्जी समिट कंडक्ट किया गया है, और ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने, जो भारत और फ्रांस के द्वारा बनाई गई एक संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर मैं बहुत बार बता चुका हूं। हेडक्वार्टर कहां है इसका? गुरुग्राम में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? गुरुग्राम में। और इसके अगर हम डायरेक्टर जनरल की बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी, ठीक है, उपेंद्र त्रिपाठी, डायरेक्टर जनरल ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका काम क्या है? पूरे वर्ल्ड में सोलर एनर्जी के यूज को प्रमोट करना। देखिए हमारे पास जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IEC की परिकल्पना की थी, तो वहां पर उन्होंने टर्म यूज की थी सूर्यपुत्रा कंट्रीज। सूर्यपुत्रा कंट्रीज का मतलब क्या था? कि वो कंट्रीज जो सनलाइट रिसीव करती हैं। अब क्वेश्चन, सनलाइट कौन सी कंट्रीज रिसीव करती हैं? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती हैं। तो वो एरियाज जहां पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, वो मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करते हैं। और इस अवसर पर हमारे पास नोबेल लॉरिएट डॉक्टर माइकल स्टैनली,
जिनको हमारे पास 2019 में नोबेल प्राइज मिला था विद जॉन बी गुडिनफ एंड अकारा योशिनो के साथ। उन्होंने हमारे पास यहां पर क्या किया, एड्रेस किया कॉन्फ्रेंस को। तो आप इन तीनों का नाम भी याद रखेंगे, जॉन बी गुडिनफ, अकीरा योशिनो और माइकल स्टैनली। इन्होंने क्या किया था, हमारे पास लिथियम आयन बैटरीज को डेवलप किया था। अब लिथियम आयन बैटरीज का सोलर एनर्जी से क्या संबंध? देखिए, सोलर एनर्जी जो हम एक तरह से बना रहे हैं उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है, तो उसको स्टोर करने के लिए जनरली यूज की जाती है लिथियम आयन बैटरीज। ओके, फ्यूचर में हमारा यहां पर पूरा टारगेट है इनके यूजेज को और ज्यादा अच्छे से बढ़ाया जाए, तो इसी वजह से यहां पर इनको एड्रेस करने के लिए बुलाया गया था। सो दे गोट द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इन द ईयर 2019। समिट की जो थीम रही वो भी आप याद रखेंगे, लेट अस मेक द सन ब्राइटर। चलिए, आपसे मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन मेरा क्या है कि केमिस्ट्री की फील्ड में फर्स्ट नोबेल प्राइज किसको मिला था? 1901 में, 1901 में केमिस्ट्री में फर्स्ट नोबेल प्राइज पाने वाले पर्सन का नाम जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, करेक्ट आंसर है हमारे पास J.H. वांटहोफ। ठीक है, और इन्होंने हमारे पास समझाया था ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में। इन्होंने ओस्मोटिक प्रेशर जो होता है सोल्यूशन के अंदर, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी। दैट्स व्हाई he got Nobel Prize in the field of chemistry in the year 1901 and is the first person who got Nobel Prize in the field of chemistry। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंडिया चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन। तो अभी हमारे पास न्यूज क्या आई है कि इंडिया का जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है, ऐसी रिपोर्ट आई है। और रिपोर्ट का नाम हमारे पास आप देखेंगे, लेवल एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2020। और रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि जो हमारे पास चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो 3.4 मिलियन जो 1990 में होती थी, अब वो घटकर हो गई है 8,24,000। ठीक है, इन 2019 बहुत बड़ा डिक्रीज यहां पे देखने को मिला है। रिपोर्ट किसने प्रिपेयर की है? यूनाइटेड नेशन की एक सब्सिडरी है, यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। ठीक है, जो स्पेशली चाइल्ड मोर्टेलिटी की एस्टिमेशन को लेकर काम करती है। आपको स्टूडेंट में एक चीज बताना चाहूंगा, वैसे चिल्ड्रंस के राइट की प्रोटेक्शन के लिए और चिल्ड्रंस की हेल्प करने के लिए यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशल एजेंसी है दैट इज यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एजेंसी फॉर योर एग्जाम। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी एजेंसी थी, लेकिन ये जो रिपोर्ट है वो याद रखेंगे किसकी तरफ से आई है? यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। चलिए, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि नेम द पर्सन हु इज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन कौन है अभी राइट नाउ? कौन है हु इज द करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन फ्रॉम इंडियन साइड? ओके, याद रखेंगे टीएस त्रिमूर्ति। ठीक है, या नाम याद रखेंगे टीएस तिरुमूर्ति। ही इज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। ओके, चलिए जी। वोडाफोन आइडिया ने हमारे पास नया लोगो, ठीक है, न्यू इंटीग्रेटेड ब्रांड आइडेंटिटी लॉन्च किया है, जिसको हम प्रोनाउंस करेंगे वी। ठीक है, वी नाम से इन्होंने, देखिए आपको पता होगा वोडाफोन और आइडिया का भारत में एक तरह से मर्जर हो चुका है। इन्होंने नया लोगो लॉन्च किया है वी, और इसको वी के नाम से हम प्रोनाउंस करेंगे इंटीग्रेटेड ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, वोडाफोन की अगर हम बात करें, ये वर्ल्ड के सबसे बड़े टेलीकॉम प्लेयर में से एक है, जो भारत में भी काम कर रहा है। लेकिन भारत में इसने जो है वोडाफोन और आइडिया दोनों का मर्जर हमारे पास हो चुका है। और आप समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, द ब्रांड इंडिकेशन मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ लार्जेस्ट टेलीकॉम मर्जर इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े टेलीकॉम मर्जर में से एक है। ओके, अगर हम बात करें स्टूडेंट इंडिया की, तो इंडिया में अभी जो सबसे बड़े टेलीकॉम प्लेयर हैं वो आपको पता ही होगा, वो रिलायंस जियो और भारती एयरटेल हैं। चलिए जी, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बता दीजिए कि वोडाफोन जो हमारे पास कंपनी है उसका हेडक्वार्टर कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वोडाफोन? सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत।
ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका हेडक्वार्टर है स्टूडेंट लंदन में, ठीक है। वोडाफोन हमारे पास ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर हमारे पास लंदन में है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देखिए हम चाहते हैं कि इंडिया फिश प्रोडक्शन में थोड़ा और आगे बढ़े, और बेसिकली अगर मैं सरल शब्दों में बात करूं तो ब्लू रेवोल्यूशन को और नेक्स्ट लेवल पर हम लेके जाएं, तो इसीलिए एक स्कीम लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो पहले तो आप ये याद रखेंगे PMMSY की फुल फॉर्म। तो इसका अल्टीमेट टारगेट क्या है? इसका अल्टीमेट टारगेट है, इंडिया का मेन गोल क्या है? डबल द फिश एक्सपोर्ट इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। अगले 3 से 4 सालों में फिश एक्सपोर्ट को हमें डबल करना है, ये टारगेट लेकर चल रहे हैं। अल्टीमेटली फार्मर की हेल्प होगी, और जो हमारे पास जो लोग फिशरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनकी हेल्प यहां पर होती हुई दिखाई देगी। और अगर हम बात करें फिशरी सेक्टर में, ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, और इसके लिए गवर्नमेंट भारी भरकम रकम खर्चने को तैयार है। चलिए जी, अगर हम बात करें बिहार से स्कीम को लॉन्च किया गया है थ्रू वर्चुअल मोड, ये भी आप याद रखें कहां से लॉन्च किया गया है, थ्रू बिहार। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वर्चुअल मोड के थ्रू इसको कहीं ना कहीं लॉन्च किया गया है। चलिए, ब्लू रेवोल्यूशन की जब बात आती है तो इसको नील क्रांति भी बोलते हैं, याद रखिएगा। हिंदी में ब्लू रेवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? नील क्रांति, ठीक है। और आपसे अगर मैं पूछूं कि नील क्रांति के बारे में, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि ये जो नील क्रांति है ये हमारे पास इंडिया में कौन से 5 ईयर प्लान में लॉन्च की गई थी, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नील क्रांति, नील क्रांति मिशन इन इंडिया वाज लॉन्च्ड अंडर विच 5 ईयर प्लान? ओके, तो याद रखिएगा ये हमारे पास लॉन्च की गई थी 7th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। नील क्रांति हमारे पास लॉन्च की गई थी अंडर 7th 5 ईयर प्लान। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। हमारे पास अब 5 ईयर प्लान ऑल्दो नहीं आते। लास्ट 5 ईयर प्लान हमारा कौन सा था? लास्ट 5 ईयर प्लान था हमारे पास 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारे पास आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि उसकी जगह हमारे पास किसने ले ली? उसकी जगह हमारे पास ले ली नीति आयोग ने, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड फ्री ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांसफैट बाय 2023। अभी देखिए हमारा एक ऑब्जेक्टिव चल रहा है, और WHO का भी एक ऑब्जेक्टिव चल रहा है कि पूरे वर्ल्ड से ट्रांसफैट के यूजेस को खत्म कर दिया जाए। ट्रांसफैट सरल शब्दों में कहूं तो डालडा, जो डालडा हम घर पे यूज करते हैं, जो रिफाइंड ऑयल हम यूज करते हैं, उसकी बात हो रही है। देखिए रिपोर्ट का आप नाम देख लीजिए, काउंटडाउन टू 2023 WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांसफैट एलिमिनेशन 2020। देखिए ये जो ट्रांसफैट है वो कहीं ना कहीं हार्ट डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, और भारत में अगर हम बात करें हार्ट डिसीज से सबसे ज्यादा डेथ जो होती है वो किस कंट्री में होती है? दैट इज इन इंडिया। तो 2023 का टारगेट रखा है हमारे पास कहीं ना कहीं WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और आपको बता दूं कि डेनमार्क जो है वो पहली ऐसी हमारे पास कंट्री थी जिसने अपने यहां पे ट्रांसफैट को कंप्लीटली बैन कर दिया। ये भी आप याद रखेंगे, फर्स्ट कंट्री जिसने हमारे पास ट्रांसफैट को अपने यहां से बैन कर दिया वो है डेनमार्क। और काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज इसी के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रही हैं। भारत में भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो कुछ स्टेट सजग हैं इस चीज को लेकर, कुछ स्टेट्स जो हैं इसको लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है। जैसे कि इसी वजह से उन्होंने कि लोग हमारे पास इस तरह का अनहेल्दी फूड ना खाएं, फैट टैक्स भी भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था रिसेंटली। चलो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, भारत में फैट टैक्स कौन सी स्टेट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? नेम द स्टेट विच इंट्रोड्यूस फैट टैक्स रिसेंटली। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। ओके, तो फैट टैक्स इंट्रोड्यूस किया था हमारे पास किसने? केरला ने, ठीक है। फैट टैक्स हमारे पास बर्गर, पिज्जा, इन सब के ऊपर एक स्पेशल टैक्स लगाया गया था जहां पर ट्रांस फैट का यूज होता है और जो अनहेल्दी है, ताकि लोग अनहेल्दी फूड से बचें। तो केरला ने हमारे पास फैट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट हमारे पास हिमालयन डे और हिमालय दिवस, याद रखना है हिमालयन डे और हिमालय दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9 सितंबर को। और अगर हम बात करें यहां पर आपने ये चीज याद रखनी है, बेसिकली स्प्रेड अवेयरनेस करनी है कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम, कि हिमालय का इकोसिस्टम बचा रहा है। थीम क्या रही? हिमालय एंड नेचर, हिमालय एंड नेचर। तो जब भी मैं बात करता हूं हिमालय की, तो हिमालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवरेस्ट। याद रखना हमारे पास एवरेस्ट का नाम किसके नाम पे पड़ा था? सर जॉर्ज एवरेस्ट, ठीक है। हिमालय का नाम हमारे पास किस पर्सन के नाम पे पड़ा था? सर जॉर्ज एवरेस्ट।
ठीक है, चलिए जी, अगर हम एक और क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता हूं, किस पीक को भारत में, किस पीक को हम बोलते हैं हिमालय ऑफ, या सॉरी एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया? ठीक है, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिए, एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया किस माउंटेन पीक को कहा जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, अनामुदी, ये अनामुदी पीक कहां है? ये हमारे पास, ये भी केरला में है। बार बार आज केरला का नाम आया जा रहा है। 2695 मीटर इसकी हाइट, तो ऑल दो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन साउथ साइड में इसकी हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो अनामुदी जो पीक है इसको कहा जाता है एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, और ये कहाँ पर है? दैट इज इन केरल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंडिया पोस्ट लॉन्च 5 स्टार विलेज स्कीम। तो देखिए, भारतीय डाक की बात हो रही है, इंडिया पोस्ट सिस्टम की बात हो रही है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो हमारे पास यूनिवर्सल कवरेज ऑफ फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम, जो भी पोस्टल स्कीम चल रही हैं उनको ग्रामीण एरिया तक पहुंचाने के लिए यहां पर इन्होंने एक स्कीम चलाने की बात की है, 5 स्टार विलेज प्रोग्राम। ठीक है, तो आपसे पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 स्टार विलेज प्रोग्राम कौन से डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम है? सो दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और भारत में पोस्ट ऑफिस की स्थापना आपको पता ही होगा, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुई थी। ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं। भारत में पोस्ट ऑफिस की स्थापना किसने की थी? दैट इज बाय लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ, सॉरी मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। लॉर्ड डलहौजी को हम किस नाम से जानते हैं? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। और 15 अगस्त 1972 को, ये भी आप याद रखिएगा, 15 अगस्त 1972 को लॉन्च किया गया था पिन कोड सिस्टम। भारत में पिन कोड सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, भारत में काफी सारे पोस्ट ऑफिस हैं। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट के ही हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि इंडिया पोस्ट का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस कहां पर सिचुएटेड है? हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया पोस्ट, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया पोस्ट। ओके, दैट इज हिक्किम। याद रखेंगे, हिक्किम। और ये हिक्किम कहाँ है? दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। ये वर्ल्ड का और इंडिया का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास गोल्डन एरो स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। देखिए, हमारे पास अभी रफेल फाइटर प्लेन्स भारत आए थे। रफेल की जब मैं बात करता हूं तो आपने याद रखना, इनको बनाने का काम कौन करता है? फ्रांस की एक कंपनी, आपको पता ही होगा, डसो एविएशन। ठीक है, डसो एविएशन इनको बनाने का काम करती है। और कुल भारत ने कितने रफेल खरीदे हैं? 36 रफेल फाइटर प्लेन हमने परचेज किए हैं, जिसमें से 18 मिलेंगे अंबाला को और 18 मिलेंगे हाशीमारा वेस्ट बंगाल को। तो जो अंबाला में अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि जो 5 प्लेन्स अभी आए थे, ठीक है, अभी जो 5 प्लेन्स आए थे उनको हमारे पास एक स्क्वाड्रन के रूप में एस्टेब्लिश किया गया है, और उसको क्या नाम दिया गया है? गोल्डन एरोज। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का संबंध किससे है? सो दैट इज रिलेटेड टू रफेल। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो हमारे पास रक्षा मंत्रालय है, उसने क्या कहा है कि वो 13th एडिशन ऑफ एरोस्पेस इंडिया 21 ऑर्गेनाइज करेगा। कहां पर? यलाखाना एयरफोर्स बेस, जो कि बेंगलुरु में है। ये 2021 में होगा, और ये एशिया का सबसे बड़ा एरो शो होता है। तो इसीलिए आपने ये भी याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा एरो शो कहां होने जा रहा है? सो दैट इज इन बेंगलुरु। ठीक है, जो एयरफोर्स स्टेशन है उसका नाम भी आप याद रखेंगे। चलिए, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी कि इंडिया ने डसो एविएशन से, इस कंपनी से रफेल खरीदे हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी इसका बनाया हुआ एक प्लेन यूज कर रही है, उसका नाम बता दीजिए। सो दैट इज मिराज 2000। याद रखेंगे, मिराज 2000 प्लेन भी इंडिया ने कौन सी कंट्री से खरीदा है? फ्रांस से खरीदा है। और मिराज 2000 को बनाने का काम कौन करता है? दैट इज अगेन डसो एविएशन। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास इंडियाज लार्जेस्ट पिगरी मिशन। देखिए, मेघालय में बहुत बड़े लेवल पर पिग्स की कंजप्शन होती है, तो लेकिन यहां पर जिसको हम बोलते हैं पोर्क, एक तरह से पिग्स के जो मांस है उसकी कंजप्शन होती है, जिसको क्या कहा जाता है? पोर्क। तो पोर्क की जो कंजप्शन को फुलफिल करने के लिए मेघालय को क्या करना पड़ता है? बहुत बड़े लेवल पर इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मेघालय इस चीज से बचने के लिए क्या कर रहा है? एक मिशन चला रहा है, पिगरी मिशन, जहां पर क्या किया जाएगा? फार्मर्स को लोन दिया जाएगा विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट खुद यहाँ की मेघालय गवर्नमेंट पे करेगी, ताकि जो पिग्स की जो प्रोडक्शन है वो मेघालय में ही बढ़ाई जा सके, ठीक है। और आत्मनिर्भर भारत के तहत इसका जो निर्वहन है वो किया जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मेघालय हमारे पास एक इंटरेस्टिंग स्टेट, ठीक है, सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करती है भारत के अंदर, ठीक है। हमारे पास अगर हम बात करें चिरापुंजी, मौसिनराम, यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन रिसेंटली मेघालय के गवर्नर चेंज हुए थे। सो हु इज द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ मेघालय? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, हु इज द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ मेघालय? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। गवर्नर ऑफ मेघालय कौन है? सत्यपाल मलिक। याद रखिएगा, सत्यपाल मलिक को भी रिसेंटली हमारे पास चार्ज दिया गया था गवर्नर ऑफ मेघालय के रूप में। और मेघालय में आपको देखने को मिलेंगी गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, ठीक है। गारो एंड खासी हिल्स भारत की फेमस हिल्स में से एक है। ये आपको कहां देखने को मिलेंगी? दैट इज इन द स्टेट ऑफ मेघालय। नेक्स्ट हमारे पास एससीओ कल्चर मिनिस्टर मीटिंग, जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके कल्चर मिनिस्टर्स की अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की जब मैं बात करता हूं, याद रखिएगा 2001 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है, नाम इसका शंघाई है, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। और टोटल इसके मेंबर कंट्री कितने हैं? 8। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर कंट्री ऑफ एससीओ। तो अभी इंडिया की तरफ से मीटिंग में किसने पार्टिसिपेट किया था? हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कल्चर के रिगार्डिंग है वो है प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने यहां पे पार्टिसिपेट किया था। और यहां पर हम क्या चाहते हैं कि अभी एससीओ की जो 20th एनिवर्सरी है उसको ऑब्जर्व किया जाए एज, हाँ जी, किस तरह से ऑब्जर्व किया जाए? एज ईयर ऑफ कल्चर। याद रखिएगा, उसको ऑब्जर्व किया जाए एज ईयर ऑफ कल्चर। और बुद्धिज्म जो है उसको, हमारे पास जो बुद्धिस्ट हेरिटेज है, सभी कंट्रीज की कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज, उसको कहीं ना कहीं आगे प्रमोट किया जाए। तो आपने एससीओ के बारे में बेसिक चीजें याद रखनी है कि ग्रुप 2001 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसके टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं और इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं। डू रिमेंबर दैट पॉइंट। ओके ओके, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास 2020 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स हमारे पास एक रिपोर्ट आई है और इसमें आपने जो चीज याद रखनी है कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि भारत में जो इकोनॉमिक फ्रीडम है उसके बारे में अगर हम बात करें, भारत का जो रैंक रहा है वो रहा है हमारे पास, अगर हम देखें तो यहां पर 70th, ठीक है। इंडिया का जो रैंक रहा है हमारे पास, सॉरी, हांगकांग ने यहां पे टॉप किया है और इंडिया का रैंक रहा है 105th। इंडिया का रैंक रहा है 105th इन द 24th एडिशन ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड 2020 और हांगकांग ने यहां पे टॉप किया है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। सीधा सीधा अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाएगा। तो हमारे पास ऑल दो ये रिपोर्ट जो है वो इतनी इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं है, ठीक है। लास्ट न्यूज फॉर द डे, एक्सपर्ट पैनल टू एक्सेस द इंपैक्ट ऑफ वेविंग लोन। वेविंग लोन का मतलब क्या होता है? लोन को माफ करना। अभी कोविड-19 के चलते आपको पता है कि बहुत से लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि वो लोन रिपे नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन उठता है कि अगर उनका लोन वेव ऑफ किया जाएगा तो क्या इंपैक्ट होगा उस चीज का। तो उस सबको स्टडी करने के लिए हमारे पास एक कमेटी बनाई गई है, एक्सपर्ट कमेटी, जिसको लीड करेंगे राजीव महर्षि, जो कि फॉर्मर सीएजी हैं। सीएजी का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। इससे पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रह चुके हैं। ये एक्सेस करेंगे कि अगर लोन को वेव ऑफ किया जाता है, इंटरेस्ट को वेव ऑफ किया जाता है, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर। तो पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें सीएजी की, अभी राइट नाउ सीएजी कौन है? वो है जीसी मार्मू। अभी रिसेंटली हमारे पास नए जो सीएजी बनी है वो बने गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं सिंपल सा, कौन सा आर्टिकल डील करता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी, ठीक है। सीएजी को लेकर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है वो डील करता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। तो सीएजी को लेकर जो आर्टिकल डील करता है दैट इज आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थे स्टूडेंट इस हफ्ते की सभी इंपॉर्टेंट न्यूज। आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।